नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के हमने भाग 3 तक पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 4। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि जो अनिल है वो डॉक्टर दीदी के पास आया हुआ है अपनी बहन दिव्या की रिपोर्ट लेने। और जब वो रिपोर्ट लेने आया तो सूक्ष्मदर्शी और खून की जिस पर जांच करते हैं उस कांच की स्लाइड, इन सबको देखकर उसके मन में कुछ उत्सुकताएं हुई और कुछ प्रश्न जागृत हुए। वो इन सब प्रश्नों के उत्तर उस डॉक्टर दीदी से लेने लगा कि अनीमिया रोग कैसे होता है, अनीमिया रोग से कैसे बचाव हो सकता है, हम क्या करें, और रक्त में जो शरीर है उसमें रक्त का संचार कैसे होता है, रक्त की संरचना क्या है। तो देखिए, जो ये डॉक्टर दीदी हैं ये अनिल को सब समझाती जा रही हैं कि रक्त कैसे बनता है, रक्त कितने प्रकार का होता है। और अब जब उन्होंने ये पूछा कि क्या ये जो अनीमिया रोग है, ये अनीमिया रोग कैसे हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं इसे कि रक्त की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। जब लाल रक्त कणों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। तो लेखक ने अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने क्या उत्तर दिया? अच्छा बच्चों, इससे पहले मेरी एक बात सुनिए। आप लोगों के पास बुक्स आ गई होंगी, आप लोग अपनी बुक्स मेरे साथ निकाल लीजिए। हाँ, ये बात। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। मतलब अगर हम पौष्टिक और संतुलित आहार लें तो हम अनीमिया से बच सकते हैं। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। मतलब पौष्टिक भोजन ना करने से। पौष्टिक भोजन मैंने आपको बताया था, दाल, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, ये सब खाने से हमें अनीमिया रोग नहीं होता। हमें पौष्टिक भोजन खाने से ये रक्त की कमी शरीर में नहीं होती और हमें कोई रोग नहीं घेर सकते। तो आगे देखिए, इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। देखिए, अनीमिया रोग सिर्फ संतुलित भोजन से ही नहीं, एक और कारण से हो सकता है और वो है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि यदि हम दूषित जल पीते हैं, दूषित जल मतलब सीधा जो कुओं से खींचकर पानी पी लिया, नल जो हैंडपंप होते हैं उनमें से निकाल कर पानी पी लिया, न उन्हें छाना, न उन्हें उबाला, तो ये सब पानी दूषित होता है। और इनके सीधे पी जाने से भी कुछ जो मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये जो दूषित कण होते हैं ये पेट में कीड़े बना देते हैं। इस तरह ये जो दूषित जल, खाद्य पदार्थ मतलब दूषित खाद्य पदार्थ, कैसे बाजारों का खाना खा लिया हमने जिसमें मक्खियां भी मिला रही थी, जो 2-3 दिन पुराना था, और इस तरह का खाद्य पदार्थ खाने के बाद भी शरीर में जो हमारे पेट है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और इनसे भी धीरे धीरे ये कीड़े हमारे खून को चूसते रहते हैं और हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाती है। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, अर्थात हम पेट में कीड़े ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए, और जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको भी शुद्ध रूप से तैयार करके खाना चाहिए। मतलब पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती हुई कह रही है कि जो जमीन होती है, इस जमीन पर भी छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। ये कीड़े जब हम शौच में जाते हैं, शौच मतलब बाथरूम वगैरह जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो ये छोटे छोटे से कीड़े, अगर वहाँ गंदगी होती है, कोई मतलब वॉशरूम करने के बाद पानी नहीं डालता, वॉशरूम जाने के बाद, तो ये यहाँ पे कीड़े जन्म ले लेते हैं और ये कीड़े हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और त्वचा से ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए हमें नंगे पाँव भी इधर उधर नहीं घूमना
चाहिए, क्योंकि नंगे पाँव में ये कीड़े हमारी त्वचा से चिपक जाते हैं और त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अनिल दीदी से बोला, दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। पल भर में सोच में डूब गया। दीदी ने आगे बताया कि रक्त में सफेद रक्त कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। लाल रक्त कण के बारे में जाना अभी हमने, अब हम जानेंगे सफेद रक्त कण के बारे में। इन्हें शरीर का वीर सिपाही कहा गया है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद रक्त कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मतलब जब कोई रोगाणु जो हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, कीटाणु, तो ये रक्त कण हमारे शरीर में उनसे लड़ते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और जहां तक संभव हो पाता है ये रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में इतना जान लो, इतना मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ये जो सफेद रक्त कण होते हैं ये हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश न करें, इसके लिए ये रोगाणुओं से लड़ते हैं, शरीर में इनके प्रवेश करने से रोकते हैं, इसीलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। ये हमारे शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले होते हैं, मतलब ये हमारी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। आगे अनिल अपनी डॉक्टर दीदी से पूछता है, दीदी आपने जो प्लेटलेट्स की बात कही थी वे क्या करते हैं? प्लेटलेट्स छोटे छोटे से कण जो बालूशाही जैसे दिखते हैं। अनिल ने पूछा, प्लेटलेट्स कणों का काम है चोट लगने पर, जब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, तो डॉक्टर दीदी ने बताया प्लेटलेट्स कणों का काम है चोट लगने पर रक्त की जमाव क्रिया में मदद करना। मतलब समझे आप, जब हमारी चोट लग जाती है, कभी पैर में कभी हाथ में, हम चलते चलते भागते भागते गिर जाते हैं तो हमारे पैर खून आ जाता है, तो उस जगह खून को तुरंत रोकने का काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा की एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लाज्मा मतलब बच्चों, प्लाज्मा का मतलब एक रक्त का तरल भाग जिसका रंग पीला होता है, और प्लेटलेट्स रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार के कण, और ये कण धीरे धीरे जहां चोट लगी है वहां पर मकड़ी का जाल बना देते हैं, और मकड़ी का जाल बुन देने से ये कण उस जाल में जाकर, ये प्लेटलेट्स की जो कण होते हैं ये उस मकड़ जाल में जाकर चिपक जाते हैं और खून लगातार जो बहने लगता है ना, उस खून को ये रोकने का काम करते हैं, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आपकी समझ में आया कि जब हमारे चोट लग जाती है, खून बहने लग जाता है, तो खून को रोकने का काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। ये छोटे छोटे जो कण हैं ये मकड़ी के जाल के जैसा ताना बाना बन जाता है। रक्तवाहिका जो होती है ना, रक्तवाहिका मतलब जो रक्त की नलियां होती हैं, इन नलियों में ये मकड़ जाल की तरह जाकर चिपक जाते हैं और खून का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। तो अगला प्रश्न डॉक्टर दीदी से अनिल पूछता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है ना? तो इसके उत्तर में डॉक्टर दीदी ने उन्हें क्या बताया, इसको हम अपने 5वें और आखिरी वीडियो में समझेंगे कि अनिल के प्रश्न कि घाव गहरा हो तो खून लगातार बहता जाता है, इसके उत्तर में डॉक्टर दीदी ने उन्हें क्या जवाब दिया। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ते जाइए। धन्यवाद।